बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, उसका पार्ट 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 8 मेटलर्जी 16.3। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जो बच्चे मैट्रिक में हैं ना, वो परेशान है कि सर अभी ये हमारे पास जो है क्या करें। अभी ये आपके एग्ज़ाम जो है ना ये हो जाएंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। पहले ये मैं क्लियर कर दूं आपको बात, ठीक है। ये पार्ट 8 बुक देख लीजिए आप, 16.3 मेटलर्जी। मेटलर्जी और इसका ये पार्ट 1 होगा। ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो मैं कह रहा था एग्ज़ाम की टेंशन ना लें आप। एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, आपकी परसेंटेज भी अच्छी हो जाएगी, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे और आप मैट्रिक से जो है ना वो फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर से इंटर में चले जाएंगे। और इंटर के बाद जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए बैठेंगे ना, तो ये वीडियोस जो आप अभी देख रहे हैं मैट्रिक की तैयारी के लिए, आप यकीन करें आपको दोबारा ये स्विच कर, फिर दोबारा बैक होंगे आप फिर दोबारा बैक होंगे और दोबारा इन सारी वीडियोस को आप देखेंगे, दोबारा से समझेंगे। क्योंकि अब हकीकत में जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए बैठेंगे ना इंशाअल्लाह 2 साल बाद, तो आपको एहसास होगा कि नहीं यार, ये करने के लिए, ये जो सिर्फ MCQs है ना, इस पर टिक लगाने के लिए, एनसर्किल करने के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरी है। याद करने से सिर्फ मसला हल नहीं होगा। तो ये वीडियोस तो आपके बहुत काम आएंगी, आगे भी आएंगी। एग्ज़ाम को छोड़ दें, एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसकी टेंशन छोड़ दें। बहरहाल मेटलर्जी आगे बढ़ने से पहले जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट है फ्री स्ट्रेट का और है दूसरा कंबाइंड स्ट्रेट का। स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है हालत। किसकी हालत की बात हो रही है, फ्री या कंबाइंड? मेटल की। भाई मेटल हमारे पास कौन कौन से हैं? आयरन है, कॉपर है, लेड है, टिन है, ठीक है, और क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, और भी बहुत सारे मेटल है ना हमारे पास। सोडियम भी एक मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। नोट करते जाइए, ठीक है ना। ये सब जो हैं वो मेटल्स ही हैं। एल्युमिनियम है, ये भी एक मेटल है। ख़ास जो हमारे पास हैं, क्रोमियम है, ये भी एक मेटल है। तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं। क्या ये मेटल जो है वो आपको अकेले मिल जाएंगे? मिलेंगे कहाँ से? ये सारी तफसीलात हम पिछली वीडियोस में देख चुके। कहाँ से मिल रहे हैं? ज़मीन से मिल रहे हैं, पहाड़ों से मिल रहे हैं, पहाड़ों की खुदाई से मिल रहे हैं, ठीक है। किस शक्ल में मिल रहे हैं आपको? ये वहाँ पर आपको स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में मिल रहे हैं। कलर्ड स्टोन्स, कलर्ड स्टोन्स की शक्ल में आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है। और ये बड़े बड़े कलर्ड स्टोन्स जो हैं, ये रंग बिरंगे पत्थर जो पहाड़ों से, पहाड़ियों से काट काट के ब्लॉक्स की शक्ल में आप निकाल रहे हैं। ये एक बड़ा सा पत्थर आपने निकाला, ये इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स बने हुए हैं, आपने इसको निकाला। और ये बड़ा सा पत्थर यकीनन कोई ना कोई जो है वो ओर होगा, ORE, और इस बड़े से पत्थर के अंदर हम इसको और कह रहे हैं क्यों? अब हम जानते हैं कि ये और जो है, ये बड़ा सा पत्थर जो है, हो सकता है ये आयरन और हो सकता है ये कॉपर और हो सकता है ये एल्युमिनियम और हो सकता है ये क्रोमियम और हो सकता है ये लेड और हो सकता है ये टिन और हो सकता है ये सिल्वर और हो, गोल्ड और हो, सोडियम और हो, मैग्नीशियम और हो, कैल्शियम और हो, एल्युमिनियम और हो, क्रोमियम और हो, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं हमारे पास। तो ये बड़ा सा कलर्ड पत्थर जो ज़मीन से, पहाड़ों से काट काट के आप अलहदा कर रहे हैं, ये यकीनन कोई ना कोई और है। क्लियर हो गई है बात। जिंक भी हो सकता है, Zn, जिंक और हो। अब इस बड़े से पत्थर के अंदर, जिसको आप मिसाल के तौर पर आप इसको कॉपर ओर कह रहे हैं, कॉपर ओर कह रहे हैं,
इस बड़े से पत्थर को जो आप पहाड़ों में से काट काट के अलहदा कर रहे हैं, इसका एक ख़ास स्पेसिफिक कलर है, तो क्या इस बड़े से पत्थर के अंदर, क्या ये बड़ा सा पत्थर, अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुने तो आपको मेटलर्जी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट को समझना ज़रूरी है। तो क्या ये बड़ा सा पत्थर जो है, कलर्ड स्टोन है, क्या ये पूरा का पूरा कॉपर है? पूरा का पूरा क्या ये कॉपर है? फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आपने ज़मीन से जो बड़ा सा पत्थर पहाड़ों से जो काट काट के आप अलहदा कर रहे हैं, अगर ये पूरा का पूरा कॉपर है तो टेंशन ही ख़त्म। बस आप ये लीजिए और इसके ब्लॉक्स बनाएं कॉपर के, काट के इसको, इसके पीसेस बना के आप आगे दूसरी फैक्ट्री में भेज दीजिए। वो दूसरी फैक्ट्री वाला क्या करेगा कि इसमें से फिर इससे वायर्स बनाएगा, तारें, जो वायर्स हैं, बिजली की तारें जो हैं, कॉपर की वायर्स जो हैं वो बनेंगी। और कॉपर का और भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। फैंस जो हैं उनके अंदर कॉपर का सिस्टम होता है सारा, वहाँ पर वो कॉपर इस्तेमाल होगा। मतलब आपको टेंशन नहीं है, आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि पहाड़ में से इस पत्थर को निकाल रहे हैं, इस कॉपर ओर को निकाल रहे हैं और इसको काट रहे हैं और इससे अपनी पसंद की चीज़ें आप बना रहे हैं। आप बिजली की तारें बना रहे हैं या कॉपर से बनी हुई और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूँ, कि ये हमारे पास जो मेटल है ये फ्री स्टेट में है, आज़ाद हालत में है, इसके साथ कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। सपोज़ कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन हम सपोज़ कर रहे हैं कि ज़मीन से आपने या पहाड़ों से काट के इसको जो अलहदा किया, इसको आप कह रहे हैं कॉपर ओर, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही कॉपर का है। फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। अगर पूरा का पूरा ब्लॉक ही कॉपर का है तो आप इसको कहेंगे ये फ्री स्टेट में है, आज़ाद हालत में। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता। फ्री स्टेट में मेटल्स बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं, आपको बहुत थोड़े हैं जो कि आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अब ये कंबाइंड स्टेट क्या है? कंबाइंड का मतलब समझ जाइए, जिसमें कुछ दूसरी चीज़ें मिली हुई हों, कुछ दूसरी चीज़ें मिली हुई हों। आपका टारगेट है, आपको कॉपर चाहिए ताकि आप बिजली की तारें बनाएं। अब आपने ज़मीन से जो कॉपर और ये बड़ा सा पत्थर जो है आपने निकाल लिया, अब ये फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में। इसका मतलब इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। सबसे पहली बड़ी मुसीबत तो इसके साथ, ज़मीन से पहाड़ों से खोद के निकाल रहे हैं तो क्या होगा? अर्दी मटीरियल, जिसको हम गैंग्यू पार्टिकल्स कहते हैं, गैंग्यू पार्टिकल्स। आसान सी बात यही है ना भाई, ज़मीन से निकल रहा है, पहाड़ों से निकल रहा है, तो ये गैंग्यू पार्टिकल्स या अर्दी मटीरियल या मट्टी गारा और दूसरे गैर ज़रूरी पत्थर जो हैं वो भी इसके ब्लॉक के अंदर फंसे हुए हैं, ब्लॉक के अंदर फंसे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? आपकी कोशिश, आप ये चाहेंगे कि यकीनन इसको जो है वो फिर हम तोड़ दें। मैं इसको मिटा दूं, हम इसको तोड़ें, क्योंकि मट्टी इसके ऊपर नहीं लगी हुई, गैंग्यू पार्टिकल्स इसके ऊपर नहीं लगे हुए, बल्कि इस बड़े से ब्लॉक के अंदर फंसे हुए हैं, बड़े से ब्लॉक के अंदर फंसे हुए हैं। ये जो है इसके अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। क्या करेंगे आप इसको क्रश करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, इसके पीसेस बनाएंगे, क्योंकि आपका पहला टारगेट ये है कि इसमें जो मट्टी फंसी हुई है अंदर, उस मट्टी को और गैर ज़रूरी जो पत्थर वगैरह हैं इसमें फंसे हुए हैं, उनको अलग किया जाए, सपोज़ करते हैं, जिसको हम गैंग्यू पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो ये वो पहली चीज़ है जिससे आपका वास्ता पड़ेगा कंबाइंड स्टेट के अंदर, कि आपकी ये जो कॉपर ओर है, इसमें कॉपर, ये जो आपकी कॉपर ओर है, इसके अंदर कॉपर इस हालत में नहीं है, बल्कि इसके साथ मट्टी मौजूद है, जिनको हम गैंग्यू पार्टिकल्स कह रहे हैं, गैंग्यू पार्टिकल्स, अर्दी मटीरियल। तो आप क्या करेंगे? इसके पीसेस करेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, इसको बिल्कुल जो है ना क्रश करेंगे। इस बड़े से पत्थर को पाउडर की शक्ल में लेके आएंगे, याद रहे, किस शक्ल में लेके आएंगे? पाउडर की शक्ल में लेके आएंगे, बिल्कुल ग्राइंड करेंगे, पीस देंगे। और जब आप इसको पीस देंगे, ये पाउडर की शक्ल में आ जाएगा,
अब आपका टारगेट होगा कि हाँ, अब क्योंकि ये पाउडर की शक्ल में आ चुका है, अब इसमें से मट्टी को अलग किया जाए, मट्टी को अलग किया जाए। तो ये गैंग्यू पार्टिकल जो पहली मुसीबत है आपके लिए, ये क्या कहलाएंगी? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या है? चीज़ें हैं, थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं। इम्प्योरिटी क्या है? कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स। क्या कर रही हैं? ये इम्प्योर कर रही हैं, ना खालिस कर रही हैं। इम्प्योर कर रही हैं, ना खालिस कर रही हैं, किसी चीज़ को खालिस नहीं रहने दे रही। आपका टारगेट है इसके अंदर से कॉपर, जबकि कॉपर बेचारा अकेला है ही नहीं, इसमें मट्टी घुसी हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो कि आपका टारगेट नहीं है, आपको वो सारी चीज़ें जो कि आपको नहीं चाहिए लेकिन इसके अंदर मौजूद हैं, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यही मेन चीज़ है मेटलर्जी का। वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं और उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इम्प्योरिटीज़, क्योंकि ये क्या कर रही हैं? इम्प्योर कर रही हैं, ना खालिस कर रही हैं। इम्प्योर वर्ड से आगे क्या निकलता है? प्योर। प्योर किसको कहा जाता है? खालिस। कहते हैं ना ये दूध खालिस है भाई, दूध वाला दूध लेके आता है, बोलता है ये दूध खालिस है, मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आसान लफ्ज़ों में इम्प्योरिटी का मतलब मिलावट, मिलावट नहीं है। लेकिन मैंने यही कहा ना आपको कि आपको मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते, आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो प्रॉब्लम यही होती है कि ज़मीन से जब पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में, ब्लॉक्स की शक्ल में ये और निकलती है, जैसे कि कॉपर और ये आ गई, तो आपके जहन में पहली बात ये होती है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी मौजूद है, पहली इम्प्योरिटी, अभी और भी हैं, ये याद रहे, पहली इम्प्योरिटी जिसको गैंग्यू पार्टिकल्स कहा जाता है, इसको जो है वो अलग किया जाए, ये पहली इम्प्योरिटी। सपोज़ करते हैं कि आपने इसको क्रश किया, ग्राइंड किया, पीस लिया और पाउडर शेप में लाने के बाद एक तरीका है जिसको हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है इसकी डिटेल तो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आपको इसका मकसद पता होना चाहिए कि ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो आप काम कर रहे हैं, ये जो मेथड है जिसका नाम फ्रोथ फ्लोटेशन है, ये इस मेथड के ज़रिए आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी मतलूबा ओर में से जो पहली इम्प्योरिटी है, यानी कि मट्टी, यानी कि अर्दी मटेरियल या गैंग्यू पार्टिकल्स, आप उनको सेपरेट कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं इस मेथड के ज़रिए। क्लियर हो गई ये बात? अब अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई अगर ये जो हमारे पास मतलूबा और है, इसमें से हमें अर्दी मटेरियल्स को या गैंग्यू पार्टिकल्स को अलग करना है, तो इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको याद होगा तो आप फ़ौरन टिक लगा देंगे कि भाई ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसकी मदद से पहली इम्प्योरिटी को आप रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो आपने इसको रिमूव कर दिया, तो क्या अब ये खालिस हो गया? जो चीज़ बची होगी, मट्टी, गारा आपने निकाल दिया, अननेसेसरी पत्थर निकाल दिए, अब जो चीज़ बची है आपके पास, क्या ये प्योर कॉपर होगा? नो, अभी भी नहीं भाई, सब्र कीजिए, अभी और इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर, अभी इसमें और इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ये बताने का मकसद है। फिर दूसरी इम्प्योरिटी कुछ और भी है इसके अंदर, उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। उन इम्प्योरिटीज़ के भी ज़रा आप नाम सुन लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो बड़ा सा पत्थर जिसको आप कह रहे हैं कॉपर और, इसके अंदर कॉपर को निकालना इतना आसान नहीं है। प्योर कॉपर को निकालना, जिससे आप तारें बना सकते हैं और दूसरी कॉपर की चीज़ें बना सकते हैं ना, उस कॉपर को इस पत्थर में से, इस ब्लॉक में से, इस कॉपर और में से निकालना, उस मेटल को इतना आसान नहीं है। आपको 1 बाय 1 इम्प्योरिटीज़ को इसमें से निकालना पड़ेगा। 1 बाय 1 आपको इम्प्योरिटीज़ को निकालना पड़ेगा, जिसमें से पहली इम्प्योरिटी गैंग्यू पार्टिकल्स या अर्दी मटेरियल या मट्टी, गारा, अननेसेसरी पत्थर आपने इसमें से निकाल दिए। कैसे? इसको ग्राइंड करके, इसको पीस के, और इस मेथड के ज़रिए आपने निकाल दिए। अब आपके पास जो चीज़ बची है, क्या अब वो प्योर हो गई? क्या वो कॉपर मिल गया आपको? नहीं भाई, अभी ज़रा सब्र कीजिए, अभी और भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, जो चीज़ अभी आपको हासिल हुई है।
समझ में आ गई बात। फिर दूसरी इम्प्योरिटी होगी, आप उसको भी निकालेंगे इसके अंदर से। फिर तीसरी इम्प्योरिटी होगी, उसको भी निकालेंगे। चौथी इम्प्योरिटी होगी, उसको भी निकालेंगे। पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक मुसीबत ये मट्टी, गारा या गेंगियो पार्टिकल्स ही नहीं है, ये तो एक चीज़ है। अभी इसमें 7-8 मुख्तलिफ़ किस्मों की इम्प्योरिटीज़ और मौजूद हैं, जिनको आपने अलग करना है, तब जाके आपको अपना रिक्वायर्ड मेटल जो है वो मिलेगा। और मेटलर्जी वो सब्जेक्ट है, वो साइंस है जिसमें ये सारे तरीके बताए जाते हैं, जिसमें ये सारे तरीके बताए जाते हैं कि भाई साहब कैसे जो है वो आपने ज़मीन से, पहाड़ों से इन ओर्स को लेना है, और उसके बाद इनमें से इन सारी 7-8 किस्मों की इम्प्योरिटीज़ को हटा के फाइनली कैसे आपने अपना रिक्वायर्ड मेटल जो है वो हासिल करना है। तो साइंस की किस ब्रांच के अंदर ये सारा काम हो रहा है? मेटलर्जी। समझ आ गई बात? साइंस की किस ब्रांच में सारा काम हो रहा है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी साइंस की वो ब्रांच है, या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, आप इसको ये कह लें केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप ओर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हुए अपना मतलूबा मेटल जो है वो हासिल करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? कोई परेशानी तो नहीं है? अब मुझे लिख के बताने की ज़रूरत तो नहीं है। जिसमें से पहली इम्प्योरिटी मैंने आपको बता दी है, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब आगे चलते हैं, और मिनरल में क्या फ़र्क है ये भी यहाँ पर बताया गया है। वैसे पहले भी जो है वो मैंने बता दिया आपको। अब बच्चे सवाल कर सकते हैं ना, सर और मिनरल में क्या फ़र्क है? हम इसको कॉपर और कहें या कॉपर मिनरल कहें? कॉपर और कॉपर मिनरल, दोनों में क्या फ़र्क है? डिफरेंस क्या है दोनों में? ये कॉपर और वो है जो कि किससे मिलकर बनी है? कॉपर प्लस कॉपर के साथ क्या क्या मौजूद है? कॉपर के साथ जो है वो गैंगियो पार्टिकल्स मौजूद हैं। गैंगियो पार्टिकल्स प्लस अदर इम्प्योरिटीज़। इसको हम कहेंगे कॉपर और। कॉपर मिनरल क्या चीज़ है? सिर्फ एक चीज़ को माइनस कर दीजिए, ये जो मट्टी, गारा, गैंगियो पार्टिकल्स हैं आप इनको हटा दें। कॉपर मिनरल क्या है? जिसमें कॉपर मौजूद है प्लस अदर इम्प्योरिटीज़, बस ये फ़र्क है। आपसे कोई बोलता है कि भाई ये कॉपर मिनरल है, तो आप समझ जाइएगा कि ये वो चीज़ है जिसमें एक इम्प्योरिटी निकाल दी गई है, जिसको हम कहते हैं गैंगियो पार्टिकल्स, या अर्दी मटेरियल या मट्टी, गारा वगैरह आपने उसमें से साइड में कर दिया। समझ आ गई बात? तो ये कॉपर और कॉपर मिनरल का भी मैंने फ़र्क बता दिया, नोट्स में डाल लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर? ये मट्टी, गारा या निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें ज़रा देख लीजिएगा। मेटलर्जी के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। पहला स्टेप आपके ख्याल में क्या होगा मेटलर्जी का? माइनिंग। माइनिंग मतलब पहाड़ों से या ज़मीन से खोद के आप अपना मतलूबा मिनरल बाहर निकालना, यही करेंगे ना सबसे पहले आप। ये माइनिंग होगी, डबल एन आएगा इसके अंदर, माइनिंग। तो माइनिंग कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? पहाड़ों से खोद के अपना मतलूबा और जो है उसको बाहर निकाल रहे हैं ब्लॉक्स की शक्ल में। ये माइनिंग हो गया। स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करेंगे? पहले इसको पूरा लिख लेता हूँ। माइनिंग ऑफ ओर।
स्टेप नंबर 2 पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर। चौथा स्टेप भी यहाँ लिखा हुआ है, वो मैं अभी गैर ज़रूरी समझता हूँ उसको बताना, उसको छोड़ दीजिए आप। ये मेन 3 स्टेप्स हैं आपकी बुक में, चौथा स्टेप भी लिखा हुआ, उसको अभी बाद में बताऊँगा कि वजह क्या है। अब ज़रा स्टेप नंबर 1 देख लीजिए, मेटलर्जी का पहला स्टेप नंबर माइनिंग। कुछ भी मेरे ख्याल में मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि माइनिंग में आपने क्या करना है। पहाड़ों से, ज़मीन से खोद खोद के ब्लॉक्स जो है वो निकालने हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इसमें आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये वर्ड कंसंट्रेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री की दुनिया में या साइंस में जो है ना। आप एक दफ़ा इस कंसंट्रेशन वर्ड को समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको कहीं भी ये वर्ड कंसंट्रेशन आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगी कि बात क्या की जा रही है। आप क्लास में बैठे होते हैं, आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, कभी सोच कहाँ जा रही है, कभी सोच कहाँ जा रही है। टीचर आपको बोलता है अपनी कंसंट्रेशन लॉस मत करें, अपनी तवज्जो को इधर उधर न जाने दें, बल्कि मुझे कंसंट्रेट करें। ये आप सुनते होंगे। मतलब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, जो आपकी सोच जो भटकी हुई है, कभी इधर जा रही है, इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है। आप घर के लिए भी परेशान हो रहे हैं कि घर पे आज पता नहीं खाने में क्या बना होगा, कभी अब्बू के लिए परेशान हो रहे हैं, कभी बाहर देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ सोचें आपके जहन में हैं। आपका जहन जो है वो कभी इस साइड पे जा रहा है, कभी उस साइड पे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी आप लेक्चर भी सुन रहे हैं। तो टीचर आपको कह रहा है कि भाई आप जो है अपनी कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखें, यानी कि आपकी जो सोच इधर उधर डाइवर्ट हुई हुई है ना, उसको एक नुक्ते पे मरकूज़ कर लें, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लें कि आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। बाकी आपकी तवज्जो जो है इधर उधर ना जाए। इसको वो कहता है कि कंसंट्रेशन अपनी जो है वो लॉस नहीं होने देनी है। आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। एक तो ये मिसाल दे के मैंने कंसंट्रेशन, दूसरी चीज़ मैंने क्या इसके बताऊँ, गाढ़ा किसी चीज़ को बढ़ाना जिसमें ज़्यादा मिकदार हो, जिसमें आपकी मतलूबा चीज़ की ज़्यादा मिकदार हो। पूरा सेंटेंस मैंने लिख दिया। गाढ़ी चीज़ कब होती है, गाढ़ी चीज़ कब होती है, जब आपकी वो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है। आप बाज़ार से शहद ले आते हैं, शहद जो है वो गाढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बोतल है इसके अंदर शहद की मिकदार ज़्यादा है। जिसमें आपकी मतलूबा चीज़ डिज़ायर्ड चीज़ जो है उसकी ज़्यादा मिकदार हो, उसको आप कहेंगे कि हाँ ये हनी जो है ये कंसंट्रेटेड है, ये गाढ़ा है। अगर उस हनी के अंदर पानी मिला हुआ होगा या कोई दूसरी चीज़ उसमें मिक्स हुई भी होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हनी की वो जो बॉटल है हनी की, उसके अंदर शहद जो है उसकी वो मतलूबा मिकदार नहीं होगी, बल्कि शहद जो है वो कम होगा। तो आप कहेंगे यार ये शहद तो पतला है, गाढ़ा नहीं है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। बात समझ आ रही। मैंने दूसरी मिसाल देके आपको कंसंट्रेशन का समझाने की कोशिश की। जो चीज़ गाढ़ी हो, जिसमें आपकी मतलूबा चीज़ की ज़्यादा मिकदार हो। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कौन सी ओर है हमारे पास, ये कॉपर ओर है मिसाल के तौर पर, कॉपर ओर। आपने जो ज़मीन से ब्लॉक्स निकाले हैं कॉपर ओर के, आप क्या करने जा रहे हैं, उसको कंसंट्रेशन करने जा रहे हैं, आप उसको कंसंट्रेटेड करने जा रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन आप उस ओर की बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए मैं कई तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपके जहन में क्या बात है, आपके जहन में ये बात है कि यार ये जो ब्लॉक निकला है कॉपर ओर का, इसको हमें कंसंट्रेटेड बनाना है। मतलब इसके अंदर जो
गैर ज़रूरी चीज़ है उसको निकालना है ताकि ये खालिस हो जाए। और पहली गैर ज़रूरी चीज़ जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं, वो पहली गैर ज़रूरी चीज़ क्या है? वो मट्टी, पत्थर, गारा वगैरह है, एग्जैक्टली जिसको गैंग्यू पार्टिकल्स कहते हैं या अर्दी मटेरियल्स कहते हैं। आप उस ब्लॉक में से उस मट्टी, गारे को, गैंग्यू पार्टिकल्स को रिमूव करने जा रहे हैं। आप उसको रिमूव करेंगे, उसको निकालेंगे। किस मेथड के ज़रिए निकालेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के ज़रिए या प्रोसेस के ज़रिए। उसके नतीजे में जितनी मट्टी वगैरह ये होगी आपकी उस ओर के अंदर, वो रिमूव हो जाएगी। अल्टीमेटली अब आप कहेंगे कि हमारी ओर जो है वो क्या हो गई है? कंसंट्रेटेड हो गई है, गाढ़ी हो गई है, इसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें निकल गई। बात समझ आ रही है? तो ये कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ये वाला प्रोसेस जो है, अब ज़रा आप तफसील से देख लें। इसमें मैं बताता हूँ कि आप अपनी ओर को कंसंट्रेटेड कैसे बना सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हमारे पास जो है बहुत सारी ओर्स हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है, इसके अंदर जो आप प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एम, मकसद क्या है इस, एम मतलब मकसद क्या है इसका, इस प्रोसेस का या इस मेथड का मकसद या काम क्या है? इसका काम है सेपरेट करना या रिमूव करना, सेपरेट और रिमूव गैंग्यू पार्टिकल्स, और अल्टीमेटली आपकी ओर क्या हो जाएगी? वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, वो भी लिख देता हूँ। प्रोसीजर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसीजर आप नोट कर लें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्रश करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्रश योर ओर, अपनी ओर को जो है वो क्रश योर ओर इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस के अंदर आप अपनी ओर को तोड़ तोड़ के जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। क्रश योर ओर इनटू पीसेस, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर एक बर्तन है। फिर आप क्या करेंगे? मिक्स्ड दीज पीसेस, मिक्स दिस क्रश्ड ओर, mixed this crushed ore with oil and water। आप एक बर्तन लेंगे, एक बाल्टी लेंगे, इसके अंदर आप क्या लेंगे? वाटर प्लस ऑयल, पानी और ऑयल इसमें इस बाल्टी में भर देंगे, ठीक है। ये ऑयल जो है ये कौन सा होगा? ये ऑयल 2 क्वालिटी का होता है। पाइन ऑयल भी आप ले सकते हैं, पाइन ऑयल, या तो आप इसको यूज़ कर लें, ये MCQs में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या दूसरा ऑयल जो है वो क्रोसेट ऑयल कहलाता है, CREO, क्रोसोट ऑयल, क्रोसोट ऑयल। यहाँ पर आपने इस बाल्टी में पानी और ये क्रोसोट ऑयल भर दिया। अब आप क्या करेंगे? जो आपके और है, जो कि क्रश्ड आप कर चुके हैं, पीसेस में कन्वर्ट कर चुके हैं, पाउडर में कन्वर्ट कर चुके हैं, अपनी ओर को आप ग्राइंड कर चुके हैं, अब आप उसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। मिक्स दिस क्रश्ड ओर विद ऑयल एंड वाटर। नंबर 3 स्टेप पे फिर क्या करेंगे आप? ब्लो एयर, हवा चलाएंगे। आपको हवा मारनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, इसका भी तरीका है। जब आपने अपनी
मतलूबा और को इसमें डाल दिया तो फिर एक अपरेटस होता है, ठीक है, एक मशीन होती है जिसका काम ही ये होता है। वो मशीन इस तरह से होगी, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये अंदर चली गई वो मशीन, आपने उसको डिप कर दिया, इस तरह से होगी, अंदर आपने उसको डाल दिया। यहाँ पे इसके होल्स होते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी क्या होंगे, होल्स होंगे। मशीन के ऊपर से जो है वो आप एयर प्रेशर देंगे, एयर प्रेशर विद स्पीड, बहुत तेज़ी के साथ, विद स्पीड, बहुत स्पीड के साथ अंदर से जो है ना वो यहाँ से एयर जाएगी और यहाँ से इन होल्स से निकलेगी। अब ये एयर जो प्रेशर से निकल रही है इसके अंदर ये क्या बनाएगी, ये फ्रोथ बनाएगी। फ्रोथ, फ्रोथ का मतलब होता है झाग। सर्फ आप पानी में ले लें, थोड़ा सा बाल्टी लें, पानी लें, उसमें सर्फ डालें और हाथ से उस पानी को मिक्स करें, शेक करें तो झाग बन जाएगा ना। उसी झाग को फ्रोथ कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो फ्रोथ बनेगा वो किसका बनेगा, वो फ्रोथ जो है वो बनेगा ऑयल का। ये जो ऑयल आपने डाला है ना उसके झाग बनेंगे। और आपने जो इसमें और डाली हुई है, जितनी और आपने इसके अंदर डाली हुई है, क्रश्ड और जो है उसमें आपकी जो मतलूबा और है, मट्टी, गारा या गैंग्यू पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन, मैं ये लिख देता हूँ पहले, गैंग्यू पार्टिकल्स सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे। ये गैंग्यू पार्टिकल्स क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे। इस बकेट की नीचे तह में सारी मट्टी नीचे बैठ जाएगी, सारी मट्टी नीचे बैठ जाएगी, गैंग्यू पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। बाकी जो और बचेगी वो पता है किस में फंस जाएगी, इसी झाग में, इसी फ्रोथ में। फ्रोथ ऑफ ऑयल जो है ना, ये फ्रोथ ऑफ ऑयल जो है, इसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा रिमेनिंग और जो है वो स्टक अप हो जाएगी। रिमेनिंग और जो है वो क्या हो जाएगी, स्टक अप, फंस जाएगी। ये मशीन चलती रहेगी, अंदर से एयर जो है वो प्रेशर से निकलती रहेगी और उसके नतीजे में फ्रोथ या झाग बनते रहेंगे और वो झाग सारे के सारे और को क्या करेंगे, अपने अंदर समेट लेंगे, उसको पकड़ लेंगे और जो मट्टी है सारी की सारी वो नीचे बैठती चली जाएगी। आपकी सारी मट्टी जो है वो नीचे बैठ गई, बाकी जो और बची वो सब किस में कवर हो गई, वो झाग में कवर हो गई, वो फ्रोथ में कवर हो गई। अब आपने ये करना है कि इस फ्रोथ को सेपरेट कर लेना है। नंबर 4 स्टेप पे सेपरेट फ्रोथ, सेपरेट एंड ड्राइड, सेपरेट एंड ड्राइड फ्रोथ। अब ये मत भूलिएगा कि इस फ्रोथ के अंदर जो है वो आपकी बची हुई और है, सारी की सारी, सारे झाग में वो आपकी बची हुई और है, ठीक है। गैंग्यू पार्टिकल्स नीचे बैठ चुके हैं। आगे आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसी का नाम यही है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ झाग जो हैं फ्लोट करेंगे, ऊपर तैरेंगे, इसके ऊपर, यहाँ पर, इस जगह आप यहाँ से इसको समेट लेंगे और ये सारे के सारे झाग किसके बने हुए होंगे, ये सारे के सारे झाग उसी ऑयल के, पाइन ऑयल के या क्रूसोइट ऑयल के बन होंगे और इसके अंदर आपकी मतलूबा और इसके अंदर होगी, मट्टी नीचे बैठ जाएगी। आप इसको सेपरेट आउट कर लें, समेट लें, साइड में कर लें, छान लें, ठीक है। सेपरेट एंड ड्राइड। अब सेपरेट करने के बाद आपको इसको ड्राई भी करना पड़ेगा, इस फ्रोथ को आपको इसको खुश्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑयल नहीं है, इसमें पानी भी है। आपको पानी को भी अलग करना पड़ेगा और ऑयल को भी आपने अलग करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास कोई प्रोसीजर है? हाँ बिल्कुल है। पानी को तो जो आपको पता है, पानी जो अब ये जो आपको ये जो और मिलेगी आपको, इसका नाम क्या होगा ये भी बता देता हूँ। इसको हम कहेंगे कंसनट्रेटेड और, क्योंकि कंसनट्रेशन हो चुकी, खालिस आपने कर दिया, गैर ज़रूरी चीज़ निकल गई, मट्टी गारा नीचे बैठ गया। अब जो चीज़ आपको मिली है उसको आप कहेंगे, अब उस और को आप कहेंगे कंसनट्रेटेड और, कंसनट्रेटेड और। अब यहाँ से फिर जो है वो
रोस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। रोस्टिंग ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर, स्टेप नंबर 2। आपको रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्ट मतलब हीट अप करना पड़ेगा, चूल्हे पे इसको चढ़ाना पड़ेगा, इस कंसनट्रेटेड ओर को रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्टिंग हीट अप कंसनट्रेटेड ओर। अब क्या होगा, आसान सी बात है भाई, जितना भी क्या होगा ये क्या हो जाएगी, आपकी कंसनट्रेटेड ओर बिकम ड्राई। कंसनट्रेटेड ओर बिकम्स ड्राई, खुश्क हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ये क्या होगी, ये खुश्क हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं, ये अब आपको जो कंसनट्रेटेड ओर आपको मिली है, जिसको आपने रोस्ट कर लिया है, ये मत भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके MCQs में ये बात आ सकती है। ये फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस जो हम करते हैं वो सिर्फ हम किसके साथ करते हैं, सल्फाइड ओर के साथ, ये मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर के साथ। इसी सल्फाइड ओर में हमारे पास एक आती है जिसको हम कहते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट सल्फाइड ओर जो है वो पिछली वीडियोस में आपको याद होगा, सल्फाइड ओर हमारे पास कई किस्मों की होती हैं, ठीक है। इनमें से एक किस्म जो है वो कॉपर पायराइट की है। तो ये मत भूलिएगा कि आपसे अगर कहा जाए कि आयरन ओर जो है उसके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत है। क्रोमियम ओर जो है उसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, गलत है। जिंक के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, गलत है। सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर जिसमें कॉपर मौजूद है, जिसमें कॉपर मौजूद है, उनके लिए हम ये फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस करते हैं, ये बात मत भूलिएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से आपने फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस किया। एक और भी मेथड है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड, ज़रा उसको भी देख लीजिए। एक हमारे पास अब जदीद आ गया मैग्नेटिक सेपरेटर भी उसको कहते हैं। देखें, कॉपर एक मेटल तो है ना, मेटल और मैग्नेट का क्या ताल्लुक़ है आपस में। आयरन जो है वो मैग्नेट से चिपक जाता है। आयरन ले लीजिए, ये आयरन है, सॉरी ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट के सामने आप किसी मेटल को ले आएंगे ना तो क्या होगा, सारे मेटल्स नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ज़रा। यहाँ पर क्योंकि हम सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं, सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं जिसमें कॉपर मौजूद है, सल्फाइड ओर जिसमें हमारे पास मिसाल है कॉपर पायराइट की, कॉपर पायराइट की। और इसका केमिकल फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ, CuFeS2। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेटल क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आयरन का पीस लें और मैग्नेट को लें, आयरन चिपक जाएगा ना उससे। तो आप क्या करें कि ये जो ओर है आपकी, आपने अब इसको ग्राइंड कर लिया, तो एक मशीन है जिसको मैग्नेटिक सेपरेटर कहा जाता है। मैग्नेटिक सेपरेटर, मैग्नेट की मदद से अकेला करने वाला, सेपरेट करने वाला, इस मशीन का नाम है मैग्नेटिक सेपरेटर। आप उसके अंदर जो है वो अपनी इस ओर को ग्राइंड करने के बाद, पीसने के बाद इसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, जब आप इसको चलाएंगे इस मशीन को, तो जितना भी मेटलिक कंटेंट होगा, मेटलिक कंटेंट मतलब आपकी ओर के अंदर जितना भी मेटल वाला मटेरियल होगा, ख़ास तौर पर जिस तरह ये कॉपर है, तो वो क्या होगा, वो फ़ौरन जितना कॉपर होगा या जितना मेटलिक कंटेंट होगा वो किससे चिपक जाएगा, वो इस मैग्नेटिक सेपरेटर के अंदर मैग्नेट से चिपक जाएगा। मैग्नेट से क्या होगा, चिपक जाएगा। मट्टी गारा जो है वो आपको पता है वो तो चिपकेगा नहीं, गैंग्यू पार्टिकल्स जो हैं वो मैग्नेट से चिपकेंगे नहीं। तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर के अंदर मैग्नेट जो है वो हिलता रहेगा, घूमता रहेगा, और जितना भी मैग्नेटिक कंटेंट होगा आपकी ओर के अंदर, कॉपर होगा, आयरन होगा, सब चिपक जाएगा इस मैग्नेट के साथ। और जो मट्टी गारा होगा वो साइड में वैसे ही पड़ा रहेगा।
आप बाद में इस मैग्नेटिक सेपरेटर के अंदर इस मैग्नेट को साइड में कर लीजिए और इससे सारा जो है वो और जो है वो अलग कर लीजिए। कॉपर वगैरह जो है या आयरन वगैरह जो है जितना भी जिसमें हमारे पास जो है वो मेटलिक कंटेंट मौजूद है उस सब को आप उतार लीजिए, आसानी से अलग कर लीजिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये भी एक तरीका है। एक फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है और दूसरा ये मैग्नेटिक सेपरेटर वाला है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, गैंग्यू पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, अपनी ओर को जो है वो कंसंट्रेटेड बना सकते हैं। अब ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि मैग्नेटिक सेपरेटर मेथड अगर आप यूज़ करते हैं उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो इस कंसंट्रेटेड ओर के साथ वो ये होगा कि अब इसको रोस्ट किया जाएगा, तो आप मानेंगे इस बात को? क्या वाकई रोस्ट किया जाएगा? नहीं भाई, रोस्टिंग वाला स्टेप नंबर 2 जो है वो अब नहीं होगा अगर आप मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ओर गीली तो हुई नहीं। रोस्टिंग वाला जो स्टेप है वो आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अपनी ओर को, कंसंट्रेटेड ओर को ड्राई कर सकें, क्योंकि आपने फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस यूज़ किया था जिसमें ऑयल था, जिसमें वाटर था, उसको ड्राई करने के लिए आप रोस्टिंग वाला जो स्टेप कर रहे थे। लेकिन मैग्नेटिक सेपरेटर वाला अगर आप सिस्टम करते हैं तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है उस रोस्टिंग वाले की। तो स्टेप नंबर 2 जो है वो रोस्टिंग ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर, ये किसके साथ कनेक्ट है? ये कनेक्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन वाले प्रोसेस के साथ। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर? बस मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है अभी। इसके बाद अगला स्टेप जो है वो स्मेल्टिंग का आता है, स्मेल्टिंग ऑफ द ओर, और इसके बाद अगला स्टेप जो है वो रिडक्शन का आता है। ये मैं इंशाल्लाह जो है वो मेटलर्जी के पार्ट 2 के अंदर जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।